हाय, कैसे हैं? आज फिर एक नया वीडियो लेके आपके लिए आए हैं और वीडियो का टॉपिक तो आप थंबनेल से समझ गए होंगे, आपने पढ़ लिया है कि फिस्टुला के ट्रीटमेंट में लापरवाही का क्या नतीजा हो सकता है ना? इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि फिस्टुला में अगर लापरवाही की जाए ट्रीटमेंट में, है ना? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ट्रीटमेंट ना किया जाए, है ना? दोनों में अंतर है। ट्रीटमेंट ना करवाना उसका क्या नतीजा, लेकिन अगर ट्रीटमेंट में लापरवाही करें तो उसका क्या नतीजा। लापरवाही का मतलब ये कि ट्रीटमेंट तो कराया है लेकिन प्रॉपरली नहीं कराया है ना? तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है कि फिस्टुला का ट्रीटमेंट अगर प्रॉपरली ना किया जाए या उसमें लापरवाही की जाए या उस पर ध्यान ना दिया जाए तो फिर क्या होगा, है ना? तो चल शुरू करते हैं। देखो क्या है, ये भी अपने एक पेशेंट ही है ना? मैं हमेशा अपने पेशेंट का एक उदाहरण देता हूँ कि जो पेशेंट मेरे पास आते हैं उन्हीं में से आपको मैं उनकी स्टोरी सुनाता हूँ, उनकी हिस्ट्री बताता हूँ। तो अपने ही पेशेंट है और मैंने अभी अभी उनको देखा है इसी महीने। क्या हुआ कि वो ओपीडी में मुझे दिखाने के लिए आए। तो नॉर्मली जैसे पेशेंट आते हैं वैसे वो आए मेरे पास। तो मैंने कहा ठीक है। तो नॉर्मली मैं पेशेंट का एग्ज़ामिनेशन करता हूँ, तो सबसे पहले मैंने उनको एग्ज़ामिनेशन में ले लिया। एग्ज़ामिनेशन जब मैंने उनको किया तो ऑब्वियसली बात है कि मुझे जब कुछ सस्पिशियस लगता है, मुझे कुछ संदेहास्पद लगता है, मुझे डाउट होता है कि कुछ तो इसमें गलत है ना? एकदम से किसी डायग्नोसिस पे तो नहीं पहुंचते हैं क्योंकि डायग्नोसिस बनाने का प्रॉपर एक तरीका होता है। कभी भी ओवर एक्साइटमेंट में या ओवर कॉन्फिडेंट होकर सीधे ही डायग्नोसिस नहीं बनाना चाहिए, है ना? वैसे पता चल जाता है, वो तो एक्सपीरियंस की बात है, पता चल जाता है कि किसको क्या प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी डायग्नोसिस एकदम से ऐसे नहीं बनाया जाता। तो सस्पेक्ट करते हैं, अंदाज़ा होता है कि क्या है, और उसके बाद प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पेशेंट को प्रॉपर डायग्नोसिस बताया जाता है कि आपको प्रॉब्लम क्या है ना? तो उसके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, पैथोलॉजी रिपोर्ट लगती है, रेडियोलॉजिकल रिपोर्ट लगती है, क्लिनिकल रिपोर्ट जो हम लोग जैसे देखते हैं वो बनाते हैं और उसके बाद किसी नतीजे पे पहुंचते हैं। और अगर किसी का रेफरेंस लेना हो तो वो एक बात अलग है, किसी दूसरे डॉक्टर का ओपिनियन लेना हो तो एक बात अलग है। और प्रॉपरली जब उस चीज़ को हम देख लेते हैं उसके बाद हम डायग्नोसिस पे पहुंचते हैं कि हाँ अब इसका ये डायग्नोसिस है ना? तो ऑब्वियसली मैंने जब देखा तो मुझे डाउट हुआ किसी चीज़ का, पर मैंने पेशेंट को सीधे उसका डिजीज़ का नाम या प्रॉब्लम मैंने नहीं बताई। मैंने कहा ठीक है, चलिए आपको देख लिया, जांच आपकी हो गई, जो भी मैंने एग्जामिनेशन किया जो मुझे लगा वो सब तो मैंने उनको देख लिया और फिर मैंने उनको ओपीडी में ले लिया। मैंने कहा चलो अब आपको आपसे बात करते हैं। तो आगे बातचीत करी तो कहा डॉक्टर साहब कि मेरे को पिछले 2 साल से ये प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा अच्छा 2 साल से प्रॉब्लम है, तो होता क्या है, उनको पस आता था मोशन के रास्ते के बगल से, उसमें एक फुंसी थी, ऐसा थोड़ा सा वो बड़ा हो गया था, घाव बन गया था और उसमें से उनका पेशेंट का कहना था कि पस डिस्चार्ज होता है उसमें से म्यूकोइड चिपचिपा चीज़ उसमें से जो है वो निकलती रहती है और छूने में कड़ा कड़ा सा महसूस होता है। तो वो खैर हालांकि मैंने तो वो देख ही लिया, वो तो अलग बात है एग्जामिनेशन में, पर मैंने पेशेंट से पूछा, मैंने कहा क्या, तो पेशेंट का ऑब्जर्वेशन ये था उनके बारे में। तो मैंने कहा भाई ये कब से है? तो बोले कि 2 साल से मुझे ये प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा 2 साल से है तो आपने इसका ट्रीटमेंट नहीं कराया? बोले नहीं डॉक्टर साहब हम ट्रीटमेंट करा रहे थे। तो मैंने कहा किस तरह का ट्रीटमेंट करा रहे थे आप? तो अब देखिए यहाँ पे पहले भी कई बार मैं अपने वीडियोस में बता चुका हूँ कि इंटीरियर इलाकों में अगर पेशेंट्स रह रहे हैं, लोग रह रहे हैं और उनको प्रॉब्लम होती है तो कई बार एकदम से ट्रीटमेंट उनको अवेलेबल नहीं हो पाता, कई बार डायग्नोसिस गलत बन जाता है। उसकी वजह से ना उनका ट्रीटमेंट ऐसे ही चल रहा था, मतलब कभी खून आ गया तो खून रोकने की दवा, कभी सूजन हो गई तो सूजन की दवा, कभी पस डिस्चार्ज हो रहा है तो एंटीबायोटिक, कभी बुखार आ गया तो एंटीपायरेटिक, कभी गांव में ही किसी ने झाड़ फूंक कर दिया तो झाड़ दिया, फूंक दिया उनने, कभी किसी ने बोल दिया कि फलानी जड़ी बूटी है तो मैं फलानी जगह में कोई बैठते हैं वो 1 महीने की दवा देते हैं वो ठीक हो जाता है। तो वो इस तरह से उनका ट्रीटमेंट, मतलब वो डॉक्टर के पास भी जाते फिर ये सब भी कराते, मतलब कुल मिला के वो यही चल रहा था 2 साल से। 2 साल से प्रॉपरली उनका यही चल रहा था, मतलब उनने कभी भी इसको सीरियसली मतलब ऐसे नहीं लिया कि हाँ मुझे कराना है या कहीं मैं बाहर जाके दिखा लूँ। तो अपने ही तहसील स्तर पे, गांव के स्तर पे वो प्रोसेस उनका इसी तरह से चल रहा था, है ना? तो अब हुआ क्या कि अब ये थोड़ा सा बढ़ गया, ठीक है?
जब बढ़ा तो देखो क्या प्रॉब्लम, जब बढ़ती है तो फिर लोग सोचते हैं ना कि यार अब इसको सीरियसली कुछ करना पड़ेगा। तो 2 साल तो हो ही चुके थे। उसके बाद भाई वो वहाँ से निकले तो एक डॉक्टर साहब से मिले वो, है ना। अब शहर वहर वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वो प्रॉपरली सिटी में आए, वो डॉक्टर साहब से मिले, जो जनरल सर्जन थे वो उन्हीं को दिखाया फिर उनने जाके, क्योंकि एब्सेस वगैरह था, फोड़ा था, तो नॉर्मली सब लोग जनरल सर्जन को ही दिखाते हैं जाके। तो जनरल सर्जन को उन्हें दिखाया तो उनको डाउट हुआ कि यार ये तो कुछ अलग चीज़ है, जैसे मुझे अभी डाउट हुआ ऐसे उनको डाउट हुआ। तो उनने क्या किया, उनने जो है उनको अस्पताल में रेफ़र कर दिया, बोले कि ये इस तरह का केस हम नहीं देखते हैं, आप जो है इसका स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल है, आप वहाँ चले जाइए। तो वो स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल में गए, है ना। अभी मैं नाम मतलब कौन सा स्पेशलाइजेशन हॉस्पिटल है ये मैं अभी रिवील करूँगा आपको। तो वो स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल में गए। स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल में जब वो गए और उन्होंने उस चीज़ को दिखाया, तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, इसका तो कुछ मतलब देखने में कुछ अजीब सा लग रहा है, कुछ डाउट हो रहा है किसी चीज़ का, तो हम इसमें MRI कराएंगे, क्योंकि वो फिस्टुला जैसा भी दिख रहा था और दूसरी डिजीज़ जैसा भी दिख रहा था, दूसरी प्रॉब्लम जैसा भी। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम MRI करा के देखेंगे पहले कि एक्चुअली में इसका क्या मतलब इसकी पोजीशन क्या है, क्या चीज़ है, अंदर कैसा है बाहर कैसा है। ठीक है चलो, तो MRI हुआ, है ना। तो अब MRI जो हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ, आप मेरे साथ देखो। मैं MRI पढ़ूंगा, आपको भी बताऊंगा कि उस MRI में क्या है ना। देखो MRI अपने सामने खुल गया है, और इससे मैंने इस नाम पता सब हटा दिया है क्योंकि इसकी अपने को ज़रूरत नहीं है। अपने को पेशेंट के बारे में जानना ज़रूरी है ना। अपने लिए हॉस्पिटल इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने लिए पेशेंट का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने लिए पेशेंट की एज पे किसने रेफर, कुछ अपने को किसी तरह के कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। अपने को केस इंपॉर्टेंट है ना, प्रॉब्लम जो हुई पेशेंट को अपने को वो इंपॉर्टेंट है, तो अपन उसी पे फोकस करेंगे, ठीक है। अब देखो क्या है रिपोर्ट किसकी क्या आई है, लिमिटेड रिव्यू ऑफ CMRI स्कैन पेल्विस आउटसाइड 20/9/2024 फॉर द इमेजेस एंड सीक्वेंस प्रोवाइडेड इन CD ओनली। तो चलो ठीक है ना। अब क्या है स्टेटस, अब देखो इनने MRI में क्या किया है, नोन केस ऑफ CA एनल कनाल, ठीक है। अब यहाँ पे इनने क्लियर लिख दिया है ऊपर, CA का क्या मतलब होता है, नोन केस ऑफ CA एनल कनाल। नोन केस मतलब ये हमको पहले से पता है कि ये CA एनल कनाल है। CA टर्म यूज़ किया जाता है कैंसर के लिए, कार्सिनोमा के लिए, है ना। जहाँ भी CA आप लिख के देखेंगे, CA फलाना ऑर्गन, CA जैसे CA एनल कनाल है तो CA शरीर में कोई और अंग होगा तो उसका नाम लिखा होगा, इस तरह से। तो नॉन केस किसे क्यों लिखा उनने, कि जो इसके पहले डॉक्टर साहब को दिखाया था जनरल सर्जन को, उनने उस पर क्वेश्चन मार्क करके दिया था कि ये मुझे CA लग रहा है, क्वेश्चन मार्क करके, ऐसे क्वेश्चन ही लगाते हैं हमेशा। तो ये रिपोर्ट जो है नॉन केस ऑफ CA एनल कैनाल। अब रिपोर्ट देखिए कि अब एक बात ये भी कि रिपोर्ट कैसी होती वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, अपन इसको पढ़ेंगे। देखो एसेंट्रिक वॉल थिकनिंग and irregular abnormal soft tissue intensity is seen limited to the anal canal involving right anterior wall from 9 to 12 o'clock position, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि वॉल थिकनिंग का क्या मतलब है कि जो घाव की जो दीवारें हैं अगल बगल, जो उसकी सराउंडिंग है, उसकी दीवारें जो हैं, उसकी किनार जो है वो मोटी हो गई हैं, ठीक है। छूने में मोटी मोटी हैं, वो स्किन पतली होती है ना, छूने में चिकनी होती है, स्मूथ होती है ना, लेकिन वो मोटी मोटी, उसकी किनारे जो है वो मोटी मोटी हैं। और क्या लिख रहे हैं, इरेगुलर एबनॉर्मल सॉफ्ट टिश्यू इंटेंसिटी। इरेगुलर का क्या मतलब होता है, ऊंची नीची, समतल नहीं है। अभी जैसे ये स्किन है, ये देखो बिल्कुल समतल है ना, ये बिल्कुल समतल, ये फ्लैट है, ये एकदम, ये बिल्कुल फ्लैट है। लेकिन ऊंचा नीचा का क्या मतलब है, ऐसे 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 ऊंचा नीचा हो यहाँ पे। वॉल थिकनिंग का क्या मतलब है, जैसे ये अगर घाव है, ये घाव है, अगर यहाँ पे घाव है तो अगल बगल की चमड़ी जब मोटी हो जाएगी और ऊंची नीची होगी, समझ रहे हैं, ये है कि ऊंची नीची होगी यहाँ पे। ये दोनों चीज़ इसमें लिखी हुई है कि वॉल थिकनिंग है और सरफेस जो है वो इरेगुलर है। और इन लिमिटेड टू द एनल कनाल। लिमिटेड टू द एनल कनाल का क्या मतलब है कि ये केवल एनल कनाल में, एनल कनाल जिन लोगों को नहीं पता है, आप मेरे पुराने वीडियोस में जाके देखेंगे तो मैंने एनल कनाल की एनाटॉमी बताई हुई है, बहुत पुराना वीडियो है, लेकिन आप मेरे उसमें जाके देखेंगे चैनल में, पूरे उसमें वीडियोस जहाँ डले हुए, उसमें आपको किसी एक वीडियो में जहाँ मैंने समझाया होगा, वहाँ मैं एनल कनाल, मैंने 4-5 वीडियो में एनल कनाल बना के समझाया। तो मोशन के रास्ते को एनल कनाल बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, है ना। तो लिमिटेड टू एनल कनाल मतलब ये जो प्रॉब्लम है ये एनल कनाल पे लिमिटेड है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहे हैं,
इन्वॉल्विंग राइट एंटीरियर वॉल फ्रॉम 9 to 12 o'clock पोजिशन, इन्वॉल्विंग राइट एंटीरियर वॉल। अब एंटीरियर पोस्टीरियर भी मैंने अपने वीडियो में बताया हुआ है कि मोशन के रास्ते को यदि आप बीच में से ऐसे डिवाइड करेंगे तो जो पेशाब के रास्ते का हिस्सा होता है उसे एंटीरियर कहते हैं, और जो अपने रीढ़ की हड्डी की तरफ वाला हिस्सा होता है उसको पोस्टीरियर बोलते हैं। तो इन्होंने कहा है कि एंटीरियर वॉल फ्रॉम 9 to 12 o'clock, यदि आप घड़ी देखोगे तो 9 बजे की पोजीशन से 12 बजे की पोजीशन के बीच में वो चीज़ सिचुएटेड है। एमआरआई में, रिपोर्टिंग में इसी तरह से उसको बताते हैं कि एक्चुअली में प्रॉब्लम लोकेटेड कहाँ पे है ना, ये सारी चीज़ें बताते हैं। तो एनाटॉमी इंपॉर्टेंट होती है जानना। एनाटॉमी यदि पता होती है तो हम किसी भी डिजीज़ की लोकेशन बता सकते हैं। एड्रेस जैसे होता है ना कि आप कहाँ रहते हो, उसमें मकान नंबर होता है, आपका स्ट्रीट का एड्रेस होता है, फिर आपका मोहल्ला होता है, फिर आपका जो है आपका शहर होता है, फिर अगर तहसील है तो तहसील है, फिर डिस्ट्रिक्ट है, फिर उसके बाद स्टेट है, फिर कंट्री है। ऐसा ही एनाटॉमी भी होता है शरीर का कि हर चीज़ को किसको क्या बोलते हैं और कहाँ पे प्रॉब्लम हुई है तो उसका एड्रेस क्या है। तो ये जो 2 लाइन है ना, इसमें उसका एड्रेस लिखा हुआ है, समझ रहे हैं। तो 9 to 12 o'clock तक फैला हुआ है, 9 बजे की पोजीशन से लेके 12 बजे की पोजीशन तक। आप घड़ी देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या लिखा है, लीजन अपीयर्स आइसोइंटेंस T1W, हाइप्रेशर T2W शोज अ पोस्ट कंट्रास्ट एनहांसमेंट। ये 2 लाइन आप छोड़ दो क्योंकि बहुत ये रेडियोलॉजिकल मतलब टर्मिनोलॉजी है, तो इसमें आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ये अलग चीज़ है। कभी अगर अपने टॉपिक में आया तो मैं बता दूंगा, नहीं तो इससे आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कंट्रास्ट एनहांसमेंट तो चलो वो भी ठीक है, वो भी आप छोड़ो, अभी उसका ज़रूरत नहीं है ना। मैं आपको बहुत सरल चीज़ जिससे आपको प्रॉब्लम पता चल जाए। लीजन मेजर्स 2 by 1.3 सेंटीमीटर, मतलब कि इसका जो मेजरमेंट है कितना बड़ा है, 2 सेंटीमीटर बाई 1.5 सेंटीमीटर। आप स्केल में देखो सेंटीमीटर होगा तो 2 सेंटीमीटर बाई 1.5 सेंटीमीटर, तो उसका साइज उनने इसमें बता दिया है। ठीक है, इन एक्सियल इमेजेस एक्सटेंड ऑन टू एनल बर्च क्रोनियोकॉर्डल लेंथ अबाउट 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ है, मतलब ये अंदर कितना है। बाहर तो उनने डायमीटर बता दिया कि डायमीटर तो इसका ये है, लेकिन अंदर की तरफ ये कितना है, ये 2.5 सेंटीमीटर इन्होंने लिखा है। और क्या कह रहे हैं, इन्वॉल्व्स द राइट साइड इंटरनल स्फिंक्टर, हाउएवर द एक्सटर्नल स्फिंक्टर इज प्रिजर्व्ड। क्या मतलब हुआ इसका कि इन्होंने इस बीमारी में ये जो प्रॉब्लम है इनकी, ये राइट साइड इंटरनल स्फिंक्टर को इसने इन्वॉल्व किया हुआ है। स्फिंक्टर्स 2 होती हैं मोशन के रास्ते में, एक इंटरनल स्फिंक्टर और एक एक्सटर्नल स्फिंक्टर। एक एक्सटर्नल स्फिंक्टर के भी कई पार्ट होते हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन इंटरनल, यहाँ इसने इस प्रॉब्लम ने इंटरनल स्फिंक्टर को इन्वॉल्व किया हुआ है। स्फिंक्टर्स का बहुत बड़ा रोल होता है मोशन को पास करने में, या मोशन को रोकने में, या मोशन को छोड़ने में। स्फिंक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ऑब्वियसली इस वीडियो में मैं स्फिंक्टर्स क्या होती है ये नहीं बताऊंगा, मेरे पुराने वीडियोस में आप स्फिंक्टर्स मसल्स के बारे में देख सकते हैं, है ना, मैंने बताया हुआ है। तो इंटरनल स्फिंक्टर को इसने इन्वॉल्व किया है और एक्सटर्नल को स्फिंक्टर जो है वो प्रिजर्व्ड है, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इनके हिसाब से, एमआरआई के हिसाब से। अगला क्या बता रहे हैं, सब सेंट्रल राइट म्यूकोसल नोड। अच्छा, मीजोरेक्टल नोड मेजर्स 5 by 3.5 mm। देखो क्या है, अब मीजोरेक्टल नोड क्या कहलाते हैं। मीजोरेक्टल नोड एक्चुअली क्या है, मीजोरेक्टम मोशन के रास्ते का एक पार्ट होता है, वहाँ पे लिम्फ नोड्स होते हैं, है ना। तो नॉर्मली क्या होता है, जब इन्फेक्शन होता है ना तो उसमें इन्लार्जमेंट होती है। अब ये बहुत अलग चीज़ है, इसको मतलब बहुत ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस केस में जानना ज़रूरी है, ये आपको आगे पता चल जाएगा। तो ये जो लिम्फ नोड है ये इनलार्ज हुआ है, इंटरमीडिएट, है ना, बीच बीच में से। तो 5 by 3.5 mm के लगभग ये इस तरह का है। और रेस्ट ऑफ द मीजोरेक्टल फैट अपीयर्स रिमार्केबल है, बाकी तो और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, बाकी तो ठीक है। द कॉर्टिकली थिकन्ड राइट इंग्वाइनल नोड मेजर्स अपीयर्स सस्पिशियस। अब देखो क्या है कि इसमें इंग्वाइनल नोड्स जो हैं ये भी कह रहे हैं कि इसमें ये डाउटफुल है, इंग्वाइनल नोड्स में भी उनको कुछ ऐसी स्वेलिंग सी उसमें समझ में आ रही है, पर इन्हें सस्पिशियस लिखा है, बहुत ज़्यादा उसमें इस तरह की बात नहीं है। तो इंग्वाइनल नोड्स कहाँ होते हैं, इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स जो होते हैं, जो आपका इंग्वाइनल एरिया होता है,
जो आपका पेशाब का रास्ता होता है ना, जो जांग और पेशाब के रास्ते के जो बीच का हिस्सा होता है, वहाँ पे लिम्फ नोड्स होते हैं, है ना। तो वो लिम्फ नोड भी हम पैल्पेट भी करते हैं और उसको यूएसजी से भी देखते हैं और एमआरआई से भी देखते हैं। अगर इन बॉडी में इन्फेक्शन होता है किसी तरह का, लिम्फ नोड इम्पॉर्टेंट होते हैं अगर पेशेंट सीए का है तो, है ना। तो जहाँ भी सीए है उसके अगल बगल के लिम्फ नोड्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वहाँ से इन्फेक्शन फैलता है। तो वो चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पे बार बार लिम्फ नोड्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं, है ना। इसलिए जानते तो नॉर्मली फिस्टुला के पेशेंट, फिस्टुला की जो एमआरआई रिपोर्ट होती है उसमें लिम्फ नोड्स की चर्चा नहीं होती, पर इसमें होगी, है ना, क्योंकि उसका रिलेशन रहता है उससे। खैर चलो, तो अब ये तो रिपोर्ट, ये डिटेल रिपोर्ट है। अभी इम्प्रेशन में भी उन्होंने वही लिखा है। अब इम्प्रेशन में क्या लिखा है देखो, स्टडी शोज एसेटिव वॉल थिकनिंग, वॉल थिकनिंग में आपको शुरू में बता चुका हूँ। इरेगुलर एबनॉर्मल सॉफ्ट टिश्यू इंटेंसिटी लिमिटेड वॉल, तो ये मैंने आपको बता दिया कि इरेगुलर वॉल्स हैं, इरेगुलर है उसकी स्किन, और लिमिटेड टू द एनल कैनाल, एनल कैनाल के लिमिटेड है, और एंटीरियर वॉल को लिया हुआ है 9 to 12 o'clock तक उसने इन्वॉल्व किया हुआ है। ये कह रहे हैं आगे जाके विथ नियोप्लास्टिक एटियोलॉजी, ठीक है। अब देखो ध्यान देने वाली बात यह है कि नियोप्लास्टिक क्या होता है। नियोप्लास्टिक वर्ड का यूज़ हम कैंसर के केसेस में करते हैं, ठीक है। अब नियोप्लास्टिक जो टर्म है ना, ये आपको कैंसर की किसी भी तरह की रिपोर्ट में मिल सकता है ना। तो ऐसा लिखते हैं, जैसे आप चेस्ट एक्सरे कभी देखोगे तो उसमें नियोप्लास्टिक चेंजेस ऐसे लिख के आता है कभी, या आप सीटी स्कैन वगैरह आप इधर रिपोर्ट में कभी, खैर आप क्यों देखोगे वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसा नियोप्लास्टिक चेंजेस ऐसे लिखा हुआ होता है। तो इसलिए इन्होंने यहाँ भी मेंशन किया कि नियोप्लास्टिक क्या लिखा है, नियोप्लास्टिक एटियोलॉजी लिखा हुआ है। तो चलो ठीक है, वो तो होगा, ये कोई बात ही नहीं है। तो ये नियोप्लास्टिक लिखने से क्या होता है, ये कंफर्म होता है कि हाँ इसमें ये सीए का केस है, ठीक है। और क्या है, कॉर्टिकली थिकेंड इंग्वाइनल नोट के बारे में लिखा है, जो ऊपर बता चुके हैं, अपीयर सस्पिशियस इस तरह का। उसके बाद नीचे लिखा है क्लिनियोपैथोलॉजिकल कोरिलेशन, ठीक है। ऐसा इसलिए इन्होंने लिख दिया है क्योंकि ये एमआरआई रिपोर्ट है ना, ये रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है, ये स्कैन कर रहे हैं और मॉनिटर पे देख रहे हैं कि वहाँ पे क्या है, ठीक है। लेकिन इस तरह के केसेस में जब तक कंफर्म नहीं होते हैं, जब तक कि हिस्टोपैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन ना आ जाए। हिस्टोपैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, एचपीई बोलते हैं उसको। वो एक टिश्यू लेते हैं और उसको पैथोलॉजी में भेजते हैं और वो माइक्रोस्कोपिकली उसको देखते हैं कि ये टिश्यू में किस तरह के चेंजेस हैं, है ना। ये अगर प्रॉब्लम है तो किस तरह की प्रॉब्लम है, और क्या ये सीए है या ये किसी और चीज़ का, मतलब जैसे कैंसर भी दो तरह के होते हैं ना, मैलिग्नेंट है या नॉन मैलिग्नेंट है। तो ये चीज़ जो है ये पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन से कंफर्म होती है, ठीक है ना। जैसे नियोप्लास्टिक एटियोलॉजी इनने लिख दिया, लेकिन इनके लिखने से भी नहीं होता है। हिस्टोपैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन जब हमारे पास आएगा तब हम उसमें वो यदि आएगी वो चीज़ लिख के कि हाँ ऐसी ऐसी बात है, तब फिर हम कंफर्म होते हैं। तो 3 होता है, जैसे डॉक्टर को मतलब स्ट्राइक हुआ कि इसमें कोई चेंजेस हैं यार, ये डाउटफुल है, डॉक्टर को सबसे पहला शक, क्योंकि उसने एग्जामिनेशन किया, पहली बार पेशेंट उसको मिला, उसके बाद उसने रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन कराया, जो अपन ने ये देखा, इसमें उसको थोड़ा डाउट उसका और पक्का हो गया कि हाँ यार कुछ चेंजेस, तो मतलब रेडियोलॉजिकल जो डॉक्टर साहब हैं उन्होंने भी देखा, उनने भी कहा कि हाँ इसमें कुछ लग रहा है गड़बड़। आप पैथोलॉजी वाले उसको तीसरी बार कंफर्म करेंगे, ठीक है, तब वो 100% श्योर हो जाएगा कि ये प्रॉब्लम एक्चुअली में भी वही है ना। तो ये एमआरआई रिपोर्ट है, ये इस तरह की रिपोर्ट उनकी आई। तो उन्होंने ये रिपोर्ट फिर मुझे बताई, तो मैंने कहा चलो ये रिपोर्ट तो आ गई, यहाँ तक तो मैंने पढ़ लिया, पर मैंने कहा ये इसके आगे का भी तो अपने को जांच करानी पड़ेगी। मैंने कहा इसका टिश्यू लेके अपने को भेजना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन के लिए पैथोलॉजी में। तो बोले नहीं डॉक्टर साहब हमारे पास वो भी है। तो फिर उन्होंने मुझे वो भी दिखाया, तो वो रिपोर्ट भी मैं अब इसके आगे मैं आपको वो रिपोर्ट भी लगा के दिखाऊंगा। लेकिन अब बात यह है कि वीडियो हो गया है काफ़ी लंबा, और अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें मैं आपको जो रिपोर्ट आई है उस टिश्यू की उसको मैं पढ़ के आपको बताऊंगा, है ना। और आगे की चर्चा में उसके बाद फिर आपको बताऊंगा कि फिर उसके बाद मैंने क्या किया, है ना। तो चलो इस वीडियो में यहीं तक, और अगले वीडियो में मैं आपको उस रिपोर्ट के साथ और फिर मैंने क्या किया और मेरा क्या पर्चा बना और मैंने उनको क्या एडवाइस किया और मैंने उनके साथ क्या किया, ये पता चलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। मैं इसको यहीं तक रख रहा हूँ, आगे वाला वीडियो बनाऊँगा
उस टॉपिक के साथ, है ना। तो चलो मिलते हैं उस टॉपिक वाले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।